19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने भारत में प्राक पूंजीवादी संबंधों को खत्म करके पूंजीवादी संबंध स्थापित कर दिए और इस प्रकार औपनिवेशिक सत्ता के तहत भारत एक पूंजीवादी राष्ट्र में तब्दील हो गया था। यहाँ पर जो उत्पादन के संबंध थे वो मालिक मजदूर के संबंध बन गए थे। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी का बहिष्कार, इसके चलते भारतीय पूंजी को बहुत गति मिली और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग धंधों का काफी विकास हुआ और उद्योगपतियों को बेहद मुनाफा उस दौरान हुआ। उस वक्त भारतीय पूंजीपतियों का पलड़ा ब्रिटिश पूंजीपतियों की बजाय भी वो भारी हो गया। जो जो पूंजीपति वर्ग की स्थिति बेहतर होती गई, भारत में श्रमिकों की, मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती गई। 20वीं सदी के दूसरे दशक में बंगाल, जो कि भारत के समृद्ध प्रांतों में से एक था, बंगाल के किसानों की हालत इतना खस्ता हो चुकी थी, वो कर्जे के बोझ से इतना दब गए थे कि अगर वो 12 साल तक लगातार अपनी फसलों को बेच करके अपना कर चुकाते तो भी उनका लगान पूरा ना होता। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, 1907 में प्रांतीय, सबसे पहले पंजाब प्रांत के अंदर हिंदू सभा का गठन होता है। तो धार्मिक सभाओं के गठन में जनता की कोई रुचि नहीं थी। ये यहाँ के इन समुदायों के इलीट्स ने संगठन बनाए। तो इस प्रकार अंग्रेजों को यह भय हुआ कि कहीं ये सोने की चिड़िया हमारे हाथ से ना चले जाए। इसलिए उन्होंने 1923 से ही इस देश के अंदर भयंकर दंगे फैलाना शुरू कर। हिंदू मुस्लिम जो फॉल्ट लाइन थी वो मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो धार्मिक नेता थे अब उन धार्मिक सहिष्णुता को पार करके उसको विद्वेष में तब्दील कर चुके थे। बारूद का ढेर था और उसमें एक चिंगारी डालने की जरूरत थी और ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसे ही किया। नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। भगत सिंह और उनके साथियों के विचार, इस प्रोग्राम में पिछली बार हमने बात की थी अछूत समस्या की। अछूत समस्या पे भगत सिंह ने एक लेख लिखा था अपनी जेल डायरी में और 1928 में वो कीर्ति पत्रिका में छपा था। वो लेख पे हमने बात की डॉक्टर CD शर्मा के साथ और आपका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स उस पर हमें देखने को मिला, क्योंकि भगत सिंह ने उस समय की जो परिस्थितियां थी और जो समाज, जो शोषित समाज था, उसके शोषण की जो हालात थी उसको रखा था और उसके राजनीतिक जो फायदे उठाए जा रहे थे खास तौर पे पूंजीपति वर्ग द्वारा, वो भी उन्होंने रखा था। आखिरी में उन्होंने कहा था कि संगठित हुए बिना ये काम नहीं चलेगा और आपको सामाजिक क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। सामाजिक क्रांति के बाद राजनीतिक क्रांति और फिर आर्थिक क्रांति। यहाँ पे उन्होंने इस लेख को खत्म किया था। डॉक्टर CD शर्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था हमारे दर्शकों के लिए और आपका बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिला। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतना ज़्यादा उसको प्यार दिया। लगभग 3000 के करीब वो देखी गई है वीडियो हमारी। और आज हम उसी कड़ी में दूसरी वीडियो लेकर आए हैं और वो है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। भगत सिंह ने सांप्रदायिक दंगे रोकने की बात नहीं की, इलाज की बात की। और इलाज उस चीज़ का होता है जो बीमारी होती है। तो इसका मतलब ये है कि भगत सिंह ने सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसको एक बीमारी की तरह से देखा, एक समस्या की तरह से देखा और उसके इलाज की बात की। तो आज हमारे साथ फिर डॉक्टर CD शर्मा है और उनसे फिर बात करेंगे सांप्रदायिक दंगे और उनके इलाज का जो लेख भगत सिंह ने लिखा था अपनी जेल डायरी में, उस पे उन्होंने क्या लिखा, वो लेख क्यों लिखा और फिर उसका इलाज उन्होंने क्या बताया, इसी पे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार और शुक्रिया, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शकों के लिए भगत सिंह के विचारों को रखा, उनके लेख में उन्होंने जो पिरोए थे। असल में क्या है कि हम पढ़ने की आदत लगातार कम होती जा रही है समाज में, तो जो चीज़ पढ़ी नहीं जा रही उसको हम सुना रहे हैं लोगों को और आपके जैसे लर्निड व्यक्ति उसको अगर सुनाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बात हूबहू उन्हीं के शब्दों में चली जाती है जैसे भगत सिंह ने उसको सोचा था। एक मिनट डॉक्टर साहब बोले तो मैं आपको एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि वीडियो सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ कर लें, ताकि ये और इसके बाद की कड़ियों के जो लेख आप तक पहुँचेंगे वो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं। और डॉक्टर साहब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी
कि भगत सिंह को इस समस्या यानी बीमारी पर लेख लिखने की जरूरत पड़ी और उस समय के क्या हालात थे, ये जानना हम चाहेंगे। अविनाश जी, शुक्रिया। पूरी 19वीं सदी में हमारे देश में कोई 5-7 बार सांप्रदायिक दंगे हुए होंगे। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में ही बमुश्किल 5-7 बार यहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए। लेकिन 1922 के बाद देश में दंगों की एक बाढ़ सी आ गई। ऐसे क्या कारण थे जी जो भारत में इतने दंगे फैले? शहीद भगत सिंह इस बारे में बहुत चिंतित थे और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि शहीद भगत सिंह इतिहास के महानतम राजनीतिक चिंतनकारों में से एक थे। जी उनके जो दस्तावेज हैं उनकी प्रत्येक पंक्ति अति महत्वपूर्ण है। शहीद भगत सिंह ने जून 1928 में ये लेख लिखा, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, कीर्ति में प्रकाशित हुआ। तो इसके लिए हमें जरा सी उस वक्त की हमारे देश में क्या सामाजिक पृष्ठभूमि थी, किस प्रकार के राजनीतिक आंदोलन थे, इस पर जरा विचार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने जो भारत में पुरानी उत्पादन की प्रणाली थी, यानी कि जो उत्पादन के पूंजीवाद से पहले का ढंग था, उसको बदल करके यहाँ पर पूंजीवादी उत्पादन पद्धति बना दी। यानी कि प्राक पूंजीवादी संबंधों को खत्म करके पूंजीवादी संबंध स्थापित कर दिए और इस प्रकार भारत औपनिवेशिक सत्ता के तहत, भारत राज्य औपनिवेशिक था लेकिन भारत एक पूंजीवादी राष्ट्र में तब्दील हो गया था। इस अंतर को आप समझें। भारत की राजसत्ता औपनिवेशिक थी, निरंकुश राजसत्ता थी, लेकिन भारत एक राष्ट्र पूंजीवादी हो गया था। यहाँ पर जो उत्पादन के संबंध थे वो मालिक मजदूर के संबंध बन गए थे। अंग्रेजों ने यहाँ उद्योग धंधे लगाने शुरू किए, जूट के और अपना कॉटन के, रबर की प्लांटेशंस, नील की खेती और इसके अलावा कॉफ़ी, चाय वगैरह के बागान लगाना शुरू किए और धीरे धीरे उद्योग धंधे अंग्रेजों ने यहाँ पर लगाए। पर उनमें अधिकांश में मालिकाना अंग्रेजों का था। भारतीय जो व्यापारी थे उनका अभी तक उद्योग धंधों में प्रवेश नहीं हुआ था, अगर हम सिर्फ कपड़ा क्षेत्र को छोड़ दें तो। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में बंगाल में केमिकल्स की फैक्ट्रीज लगी और मैं 1907 को भारतीय औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साल मानता हूँ जी, क्योंकि टाटा ने यहाँ पर आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित कर दी। तो वो बड़ी विशाल स्टील कंपनी थी और इस प्रकार भारत के अंदर यूँ मानो कि एक औद्योगिक युग के अंदर भारतीय पूंजीपति ने प्रवेश कर लिया जमशेदपुर में। और फिर जो स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन और विदेशी का बहिष्कार, इसके चलते भारतीय पूंजी को बहुत गति मिली। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्योंकि युद्धक सामग्री में हर प्रकार की चीज की जरूरत पड़ती थी, इसलिए भारतीय उद्योग धंधों का काफी विकास हुआ और उद्योगपतियों को बेहद मुनाफा उस दौरान हुआ। यूं कहा जाता है कि उस वक्त युद्ध के दौरान भारतीय पूंजीपतियों का पलड़ा ब्रिटिश पूंजीपतियों के बजाय भी वो भारी हो गया। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये था भारत में एक पूंजीपति वर्ग और औद्योगिक विकास की स्थिति। इसका ही दूसरा पहलू श्रमिक वर्ग है। जो जो पूंजीपति वर्ग की स्थिति बेहतर होती गई, भारत में श्रमिकों की, मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती गई। ध्यान रहे कि भारत में सबसे पहली जो स्ट्राइक हुई वो 19वीं शताब्दी के आखिरी साल 1899 में हुई और वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कर्मचारी ने की। उनकी मांग थी कि हमारी जो वेजेज हैं वो 2.25 पाउंड मासिक की जाए, जो पहले इससे आधी थी। ठीक है, और हमारे काम के घंटे 10 से 16 से घटा करके 8 किए जाएं और कार्य दशाएं बेहतर की जाए। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के अंदर यहाँ मजदूरों ने भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। और फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने डिफेंस इंडिया रूल ये कानून बना करके अपने विरोध में उठने वाली स्वरों को कुचला
और साथ ही उस दौरान जो गदर आंदोलन भारत के अंदर चल रहा था 1913 वाला, हाँ गदर आंदोलन, उसको भी कुचलने के लिए इस कानून का प्रयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी भयंकर बढ़ी, मजदूर संगठित होने लगे और 1920 में भारत में मजदूरों का जो पहला संगठन था, अखिल भारतीय संगठन AITUC, उसका गठन हुआ। और साथ ही साथ मजदूर आंदोलनों को जो दुनिया भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम हो रहे थे, उनसे भी प्रबलता मिली। 1917 की अक्टूबर में रूस में श्रमिक क्रांति संपन्न हुई और उस क्रांति से दुनिया भर के मजदूरों को बहुत संबल मिला। और साथ ही साथ 1919 में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन जी, इन्होंने भी भारत के मजदूर आंदोलन को बहुत ताकत दी, उनको अवलंब प्रदान किया। तो इस प्रकार से मजदूर आंदोलन की स्थिति हमारे यहाँ थी। किसानों की स्थिति 19वीं सदी के आखिर में भारतीय किसान की हालत कुछ ठीक थी, लेकिन 20वीं सदी आते आते आप देखो, पंजाब और बंगाल भारत के दो सबसे समृद्ध और बड़े प्रांत थे, लेकिन 1908 में शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाब के अंदर किसानों की फटे हाल स्थिति को देखते हुए पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया जी, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश भर में कभी खेड़ा में तो कभी अवध में, कभी चंपारण में तो कभी बारदोली में किसान आंदोलन हुए। किसानों की स्थिति खराब हो गई और राधा कृष्ण मुखर्जी जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, वो लिखते हैं कि 20वीं सदी के दूसरे दशक में बंगाल, जो कि भारत के समृद्ध प्रांतों में से एक था, बंगाल के किसानों की हालत इतना खस्ता हो चुकी थी, वो कर्जे के बोझ से इतना दब गए थे कि अगर वो 12 साल तक लगातार अपनी फसलों को बेच करके अपना कर चुकाते तो भी उनका लगान पूरा ना होता, यानी कि वो बहुत डिस्ट्रेस की स्थिति, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस। भारतीय मजदूर डिस्ट्रेस में था, भारतीय किसान की स्थिति बहुत खराब थी। और अगर हम भारत के धार्मिक समुदायों की बात करें तो 20वीं सदी के शुरुआत में ही हम देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, 1907 में प्रांतीय, सबसे पहले पंजाब प्रांत के अंदर हिंदू सभा का गठन होता है। तो इन धार्मिक सभाओं के गठन में जनता की कोई रुचि नहीं थी, ये यहाँ के इन समुदायों के इलीट्स ने संगठन बनाए थे। मुस्लिम लीग को बनाने में जो ढाका के नवाब समीउल्लाह जी और सर आगा खाका, उनका नेतृत्व था। ऐसे ही हमारे जो हिंदू सभाएं थी वो भी पंडित मदन मोहन मालवीय या अन्य ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा ये बनाए गए थे। अब आप देखो, शुरू में जो धार्मिक संगठन बने उनमें एक धार्मिक सहिष्णुता का पुट था, बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे देश भर में इन्होंने इस प्रकार का प्रचार किया कि धर्म पे क्या होता है, धार्मिक हितों का मतलब ये है कि एक धर्म के अनुयायियों का, उनके जो पारलौकिक हित हैं जी, जो उनके ईश्वरीय धारणाएं हैं, उनके जो धार्मिक सिद्धांत हैं वो अलग हैं दूसरे धर्म के अनुयायियों से, बिल्कुल, लेकिन हैं तो मनुष्य। हाँ। उनके जो भौतिक हित हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये तो सबके समान, कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, ठीक है। शुरू में ये बात थी, लेकिन धीरे धीरे ये इस प्रकार का प्रचार करते हैं समाज के अंदर कि हमारे धार्मिक हित ही अलग नहीं है, बल्कि हमारे सांसारिक हित भी अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं, और ना सिर्फ ये भिन्न हैं बल्कि एक दूसरे के विरोधी हैं, और इन विरोधी हितों का समाधान हिंसा के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार 1906 से लेकर के 1920-21 तक आते आते पूरे 1.5 दशक के अंदर विभिन्न संप्रदाय के जो नेतृत्व था, उन्होंने देश भर के अंदर अपने अनुयायियों के मन में एक धार्मिक विद्वेष की भावना को पनपा दिया। दूसरे धर्म के व्यक्तियों के प्रति, विधर्मियों के प्रति, दूसरे धर्म के व्यक्तियों के प्रति एक विद्वेष की भावना पैदा, सहिष्णुता की भावना को एक विद्वेष की भावना में तब्दील कर दिया।
तो इस प्रकार की भारत के अंदर एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी और खस्ता हाल देशवासियों को ब्रिटिश सरकार उसको भगाने का, उसके खिलाफ आंदोलन करने का रास्ता नजर आया और बंगाल ने इस मामले में पहल। जी। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन हुआ 1902 में। अनुशीलन समिति के सदस्यों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति जुलूस, धरना, प्रदर्शन शुरू किए। कलकत्ता उस वक्त हिंदुस्तान की राजधानी थी। जी जी जी। तब दिल्ली राजधानी 1911 में बनी, उससे पहले कलकत्ता में ही हमारा राजधानी थी और ब्रिटिश शहर वहीं थी। तो बंगाल में चल रहे आंदोलनों को देख करके ब्रिटिशर्स बहुत भयभीत हो जाते थे। उनको लगता था कि कहीं तुम्हारा शासन ना उखाड़ दे। तो उन्होंने उन आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया और 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया। जी। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंग भंग कर दिया। उसके खिलाफ पहली बार पूरे राष्ट्र के अंदर आंदोलन शुरू हुए, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, ब्रिटिश मालों के बहिष्कार की बात हुई और साथ ही साथ अंग्रेजों ने भी, अब जो शासक वर्ग होता है उसकी जो तुणीर होती है, उसकी रेपर्टेयर, उसका जो उसमें उसकी तरकस में बहुत बाण होते हैं, बहुत तीर होते हैं। जी जी जी। और वो प्रतिपल वो यूं सोचते हैं कि कौन सा तीर इस समाज में सबसे उपयुक्त रहेगा। वो धर्म का हो, जाति का हो, नस्ल का हो, क्षेत्र का हो, राष्ट्रीयताओं का हो, राष्ट्र का हो, ये सारे जो जिस समाज में जिस भेदभाव जो सबसे गहरा है उसको वो और गहरा करने, उस खाई को और चौड़ा करने का प्रयास करते हैं ताकि लोग एकजुट ना हो। अब स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों के प्रति पूरे राष्ट्र में एकजुटता की भावना पनपने लगी थी। तो अंग्रेजों को इस बात से बहुत धक्का लगा और उन्होंने कोशिश करी कि ये लोग एकजुट ना हो और उन्होंने 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम्स को अलग से रिप्रेजेंटेशन भी दिया। जी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत से बहुत भर्तियां की। हमारे करीब 13 लाख नौजवान अंग्रेजों के लिए लड़े, जिनमें 1/4 पंजाब के थे और ये यूरोप में, गैलीपोली में, पूर्वी अफ्रीका में लड़े। और अंग्रेजों ने भर्ती के वक्त ये वायदा किया कि आप लड़ाई करें हमारे लिए और हम जीतते हैं तो हम आपकी आर्थिक बेहतरी करेंगे, आपको रोजगार प्रदान करेंगे और यहाँ तक कि हम भारत को एक अर्ध स्वराज्य का दर्जा, एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान कर देंगे। लेकिन युद्ध खत्म होते स्थितियां हुई इसके बिल्कुल विपरीत। महंगाई बढ़ गई। महंगाई युद्ध से पूर्व की स्थिति से दोगुना, हर चीज दोगुना महंगी हो गई। बेरोजगारी बढ़ी। 1918 में ही देश के अंदर भयंकर अकाल पड़ा। किसानों की हालत बहुत खस्ता हो गई और साथ ही यहाँ पर स्पेनिश फ्लू का, इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ और उसमें 1.25 करोड़ भारतीय मारे गए। 1.25 करोड़। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि 1921 के सेंसस के अगर हम देखें तो 1911 के सेंसस की तुलना में भारतीय आबादी घटी। चारों तरफ बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी से जनता त्राही त्राही कर रही थी। अंग्रेजों का विद्रोह करने लगी और अंग्रेजों ने एक भयंकर, एक काला कानून हमारे ऊपर लाद दिया जिसे रोलट एक्ट कहते हैं। रोलट एक्ट के खिलाफ देश में सत्याग्रह हुआ, हड़ताल हुई। मार्च 1919 में रोलट एक्ट लागू किया गया और 6 अप्रैल 1919 से रोलट सत्याग्रह शुरू हुआ। इसी दौरान 13 अप्रैल को अंग्रेजों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों भारतीय, निहत्थे भारतीयों को का नरसंहार कर दिया और देश में क्रोध की ज्वाला और तीव्र हो गई, तेज हो गई, भड़क गई। अब देखो, जनता सड़कों पर उतर रही थी और कांग्रेस का तभी अधिवेशन होने वाला था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनता आंदोलन कर रही है, अगर कांग्रेस इस वक्त इसका नेतृत्व नहीं करेगी तो ये आंदोलन हमारे हाथ से चला जाएगा। तब कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। गांधी जी पूरे देश में घूमे और सभी देशवासियों से उन्होंने वायदा किया कि हम आपको 1 साल में स्वराज्य
ला देंगे। ला देंगे, अगर आप बिल्कुल। इस आंदोलन में शरीक होते हैं तो हम 1 साल में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे और भारत को स्वराज्य प्रदान कर देंगे। खास करके बंगाल के क्रांतिकारियों से उन्होंने वायदा किया कि आप हमारा साथ दें और 1 साल में हम स्वराज्य प्रदान कर देंगे जी। इस प्रकार असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। 1901 में यह आंदोलन पूरे देश में व्याप्त हो गया। 21 में। हाँ, वो 21 में। जी। यूं कहते हैं कि ये दावानल की तरह, जंगल की आग की तरह देश भर में फैल गया और उससे ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई। जी। ऐसी स्थिति आई और एक छोटी चोरी चोरा की घटना हुई थी। अब देखो, इतने बड़े व्यापक आंदोलन में छोटी मोटी हिंसा हो ही जाती है। जब वो भी सत्ता कहीं ना कहीं भड़का देती है। उसमें भी जो पहलकदमी होती है, जो पहला काम होता है वो सत्ता ही करती है। सत्ता हिंसा की शुरुआत करती है। जनता ने उसकी प्रतिक्रिया में किया। तो ऐसी घटना को लेकर के असहयोग आंदोलन को वापस खींच दिया गया और जनता स्तब्ध रह गई। ऐसे समय में जब ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया था और ब्रिटिश सरकार की चूलें हिल गई थी, हालांकि आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन ब्रिटिशर्स बुरी तरह भयभीत हो गए। उनको लगा कि भविष्य में कभी भी ऐसा आंदोलन हो सकता है जी। और ब्रिटिश के सभी उपनिवेशों में से भारत सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था। ये सोने की चिड़िया थी। ये ना सिर्फ ब्रिटेन को अकूत टैक्स, प्राकृतिक संसाधन और श्रम शक्ति प्रोवाइड करता था, बल्कि दूसरे देशों पर जो उनका उपनिवेश स्थापित थे उनमें भी उनकी सत्ता कायम करने में मदद करता था जी। तो इस प्रकार अंग्रेजों को यह भय हुआ कि कहीं ये सोने की चिड़िया हमारे हाथ से ना चले जाए। इसलिए उन्होंने 1923 से ही इस देश के अंदर भयंकर दंगे फैलाना शुरू कर, सांप्रदायिक दंगे शुरू कर दिए। ध्यान रहे, उस वक्त भारत में 70% आबादी हिंदुओं की थी और उसके बाद 22%, 21-22% आबादी मुस्लिम्स की। तो हिंदू मुस्लिम जो फॉल्ट लाइन थी वो मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो धार्मिक नेता थे अब उन धार्मिक सहिष्णुता को पार करके उसको विद्वेष में तब्दील कर चुके थे। बारूद का ढेर था और उसमें एक चिंगारी डालने की जरूरत थी और ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसे ही किया। भगत सिंह कोहाट के दंगों का जिक्र करते हैं। कोहाट हमारे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का शहर था। वहाँ दंगे 1924 में हुए और ये दंगे सारे हमेशा इस सत्ता के द्वारा ऑलमोस्ट इनवेरिएबली प्रायोजित किए जाते हैं। जी जी, बिल्कुल। सत्ता के द्वारा इंजीनियर्ड होते हैं। 1924 में कोहाट में भीषण दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए और अब देखो कि सभी हिंदुओं को कोहाट से निकाल करके रावलपिंडी में लाना पड़ा। मुस्लिम्स भी मारे गए पर मुस्लिम की तुलना में 3 गुना हिंदू मारे गए। तो इस प्रकार ये दंगे ना सिर्फ कोहाट में बल्कि 1923 से हम देखते हैं कि देश भर के अंदर हर साल दर्जनों इस प्रकार के दंगे करवाए जाने लगे ताकि हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी ना हो पाए, एक हो करके ब्रिटिश साम्राज्य को चैलेंज ना करें। तो ऐसी स्थिति में शहीद भगत सिंह कहते हैं कि भारत की दशा को देख करके खून के आंसू आते हैं। ये थी पृष्ठभूमि जिसके मद्देनजर शहीद आजम को 1928 में ये लेख लिखना पड़ा अपने देशवासियों को आगाह करने के लिए कि सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में क्यों होते हैं और इनका इलाज क्या है। जी, तो आपका कहना ये है कि अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, जिसकी चूल्हे हिल गई थी। हाँ, ये तो हिल गई थी। 1857 में उसकी नींव पड़ गई थी क्योंकि वो एकता उनको दिखाई दी थी, हिंदू मुस्लिम एकता, और उसके बाद से लगातार वो कोशिश में थे कि कैसे इनको अलग अलग किया जाए। तो सत्ता जो है वो अपने हितों को साधने के लिए, अपनी राज को बनाए रखने के लिए इस तरह से लोगों की जो भावनाएं हैं, उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हवा देते हैं, चिंगारी देते हैं, और सांप्रदायिक दंगे उसका एक टूल बना उस समय पे। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ भगत सिंह ने लिखी कि उस समय पे जो सांप्रदायिक दंगे और जो आपस में वैसे समाजों में जो तनाव होता है, झगड़े होते हैं, वो अलग चीज है, सांप्रदायिक दंगे अलग चीज है। तो ये अलग कैसे है? मतलब मनमुटाव तो समाज में होता ही है,
पड़ोसी पड़ोसी में भी हो जाता है, घर में भी हो जाता है, फिर एक मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले से, एक गांव के दूसरे गांव से, कुछ आर्थिक हितों पे, कुछ दूसरी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे कुछ चिंगारियां छूटती रहती हैं। अब ऐसे झगड़े और सांप्रदायिक दंगे, मतलब इसमें क्या फर्क है जो भगत सिंह को ऐसा लेख लिखना पड़ा? देखो, ब्रिटिश यहाँ पर किस लिए आए? इंग्लैंड से चल करके हजारों मील हिंदुस्तान में आए, और यूं नहीं कि ब्रिटिशर्स को जाने ना गंवानी पड़ी हो, उन्होंने भी अपनी जाने गंवाई। हाँ। बेसिकली ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग जो था वो भारत के अंदर जो संसाधन थे उन संसाधनों का दोहन करने के लिए और वहाँ के उद्योगपतियों को ये कच्चा माल प्रोवाइड करने के लिए, भारत की सस्ती श्रम शक्ति का शोषण करने के लिए, और अपने जो बना हुआ तैयार माल था उसके लिए मार्केट, उसको बेचने के लिए उनको भारत में एक बड़ा बाजार उपलब्ध था। तो बेसिकली इन सब के पीछे ये जो दंगे होते हैं, इनके मूल में, इनकी रूट में आर्थिक कारण ही होते हैं। प्रतीति में यूं लगता है कि ये दंगे धार्मिक हैं, लोगों के मनों में कुछ बातें आई हैं, ठीक है, या मनुष्यों को ऐसे विचार हो गए कि वो एक दूसरे के प्रति ऐसे इच्छुक हो गए, नफरत पैदा हो गई। लेकिन इस प्रकार से हम इन चीजों को बिल्कुल नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही। हमें इनकी रूट में जाना पड़ता है, और अगर हम इनकी तह में जाएं तो हम पाते हैं कि इनके मूल में आर्थिक कारण ही है। आर्थिक, और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए, अपने भौतिक हितों की रक्षा करने के लिए जो सत्ताधारी वर्ग है इन दंगों को प्रायोजित करवाता है। अन्यथा आप देखो, 47 में देश आजाद हो गया जी। अगर सिर्फ ब्रिटिशर्स इन दंगों का कारण होते, अंग्रेजी होते, तो आजादी के बाद ये दंगे खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि 1960 के दशक से फिर भारत में एक दंगों का दौर शुरू हो गया, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जो शासक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग हमारे देश में जो शासक वर्ग है, उसके आर्थिक हितों को चोट ना पहुंचे और उसके खिलाफ मेहनतकश वर्ग एकजुट ना हो जाए, एकजुट होकर के उसकी सत्ता को चैलेंज ना कर दे, इसलिए ये दंगे स्टेट प्रायोजित करवाती है। बिल्कुल सही है। और एक तरीके से भगत सिंह ने इनको और ज्यादा खतरनाक इसलिए बताया कि कोई भी जब झगड़ा होता है किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में, तो वो गुण दोष के आधार पे होता है। किसी ने गाली दे दी, किसी ने गलत काम कर दिया, तो जिस आदमी ने गलत काम किया उसके खिलाफ दूसरा आदमी में आक्रोश होता है, वो झगड़ा होता है। सांप्रदायिक दंगों में इस लेख में भगत सिंह ने लिखा कि इसके लिए कोई गुण दोष की जरूरत ही नहीं थी। एक व्यक्ति को मारने के लिए उसका एक धर्म का होना जरूरी था। बिल्कुल। हिंदू है तो उसको मुस्लिम या दूसरा कोई मारेगा, मुस्लिम है तो उसको हिंदू, सिख या कोई दूसरा मार सकता है। मतलब इसके लिए उस व्यक्ति की कोई गलती हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा लिखा उन्होंने। लाहौर के दंगों का दृष्टांत देते हुए भगत सिंह कहते हैं कि हिंदू और सिखों ने मुसलमानों को मारा, और मुसलमान भी हिंदू और सिखों को मारने में पीछे नहीं रहे, और उनके लिए किसी व्यक्ति का दोषी या अपराधी होना नहीं था, तो सिर्फ वो दूसरे धर्म के लोग हैं, बस इतना ही पर्याप्त। और इस प्रकार भाई भाई एक ही देश के वासी सिर्फ विभिन्न धर्मावलंबी होने की वजह से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ये एक चीज है कि बिना गलती के लोग कितने मरते हैं, निर्दोष लोग कितने मरते हैं सांप्रदायिक दंगों में। भगत सिंह कहते हैं कि देखो, वो बहुत चिंतित, बहुत फिक्रमंद है इस स्थिति। वो कहते हैं कि चंद वर्ष पहले जब आजादी की झलक बिल्कुल सामने दिखाई पड़ती थी, असहयोग आंदोलन की बात है हाँ। कि आजादी एक साल में हमें मिल जाएगी हाँ। और अब दंगों के बाद स्थितियां ऐसी हो गई है कि अब आजादी जो है एक सपना मात्र बन करके और जो अफसरशाही जिसकी चूल्हे हिल गई थी, यूं लगता था कि आज गई कि कल गई हाँ। और वो अफसरशाही अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसको जड़ों को हिलाना लगभग असंभव सा हो गया जी। इसमें दो वर्गों की बात की भगत सिंह ने, और मतलब एक तो नेता दंगों को भड़काने के हाँ लिए जी, और दूसरा मतलब बहुत ही दुख की बात है प्रेस की भूमिका। मतलब वो आज की बात नहीं है, आजादी से पहले भगत सिंह ने लिखा है कि प्रेस की क्या भूमिका थी। तो उस पर क्या लिखा भगत सिंह ने? भगत सिंह लिखते हैं कि इन दंगों को भड़काने में
सांप्रदायिक नेताओं का और अखबार वालों का हाथ है। वो लिखते हैं कि ऐसे नेता जो कल तक स्वराज स्वराज के दमगजे भरते थे, या तो आज वो मुंह छिपाकर घर में बैठ गए हैं, या फिर वो भी सांप्रदायिकता की रो में बह चले हैं। और ऐसे नेता बहुत ही कम हैं, बहुत ही विरले हैं जो सभी जनों के हित चाहते हों, और वो इतने कम हैं कि वो इस दंगों की प्रबल बाढ़ को रोकने में सक्षम नहीं है। हैं। ऐसे नेता जो सबका भला चाहते हैं, ऐसे नेता बहुत कम हैं, लेकिन वो दंगों का प्रवाह इतना तेज है कि इसको वो रोकने में अक्षम है। और दूसरे सज्जन वो कहते हैं वो है अखबार वाले। वो प्रतिदिन अपने पेपर्स के अंदर मोटे मोटे शीर्षक छापते हैं, लोगों के अंदर उनकी भावनाएं भड़काते हैं, सनसनी पैदा करते हैं और लोगों को आपस में लड़वाते हैं। भगत सिंह यहीं पर एक बात और कहते हैं जी कि प्रेस का क्या कर्तव्य होना चाहिए, अखबारों का काम क्या होना चाहिए जी। वो कहते हैं कि अखबारों का काम था लोगों को शिक्षा देना, लोगों के दिमाग से संकीर्णता निकालना, बिल्कुल, लोगों में मेल जोल बढ़ाना, उनमें सांप्रदायिक भावनाओं का खत्म करना और देश की आजादी के लिए एक साझी राष्ट्रीयता का विकास करना। लेकिन उन्होंने किया इसके विपरीत, लोगों को शिक्षित करने की बजाय उनमें अज्ञानता फैलाई, लोगों के दिमाग को संकीर्णता से बचाने की बजाय उनमें तंग दिली और तंग नजरी पैदा कर दी। बिल्कुल, सांप्रदायिक दंगे रोकने की बजाय उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया, लोगों को के बीच में आपसी मेलजोल बढ़ाने की बजाय उन्होंने लोगों के परस्पर लड़वा दिया, उनमें झगड़े करवाए और देश की एक साझी राष्ट्रीयता विकसित करने के स्थान पर उन्होंने देश की राष्ट्रीयता को पनपने से रोका, उसको नष्ट किया। ये काम अखबारों ने किया। हाँ, तो इस बीमारी का, इस सामाजिक बीमारी का, सांप्रदायिक दंगे नाम की जो बीमारी है, इसका बहुत अच्छे से भगत सिंह ने इसका वर्णन किया अपने लेख में। डॉक्टर साहब, इलाज के बारे में क्या कहा, इसका क्या इलाज है फिर? शहीद भगत सिंह ने इसके इलाज के दो मुख्य उपाय बताए। एक तो उन्होंने बताया कि लोगों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत। वर्ग चेतना, ये वर्ग चेतना समझा दीजिए डॉक्टर साहब। ये ना बड़ा ऐसा शब्द है कि लोग समझ नहीं पाते। देखो, यहाँ पर वर्ग का जो उपयोग है वो एक जो आम प्रचलित शब्दावली है उसकी तरह से नहीं है। जैसे कि ये एक जीवधारियों का वर्ग है, ये 8वीं श्रेणी के छात्र हैं, यहाँ पर वर्ग का इस सेंस में उपयोग नहीं है। यहाँ पर भगत सिंह कहते हैं, यहाँ पर वर्ग जो है वो मनुष्य के, मानव समाज जो है उसमें दो बड़े बड़े समुदाय हैं मुख्य, ठीक है, और वो एक दूसरे से भिन्न है। वो किस प्रकार भिन्न है कि उत्पादन के साधनों के मालिक कौन है और उत्पादन के साधनों से वंचित कौन है। एक छोटा समुदाय है जो उत्पादन के साधनों का मालिक है, और एक बहुत बड़ा समुदाय है जिनके पास कोई साधन नहीं, जो साधनहीन है। तो इस प्रकार ये उत्पादन के साधनों के साथ उनके क्या संबंध हैं, इसको लेकर के समाज के अंदर वर्ग बनते हैं। और जब वो उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो उनमें एक सामूहिक चेतना का विकास होता है। उनको कार्य करते करते ये पता लगता है कि हम कार्य करते हैं, हम काम करते हैं, फिर भी हम भूखे मरते हैं। उत्पाद हम पैदा करते हैं लेकिन उत्पाद के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम श्रम करते हैं और हमारे श्रम को कोई और हड़प करके ले जाता है। तो ये जो मानव समाज के बड़े बड़े वर्ग जो उत्पादन के साधनों को लेकर के बने हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में उनके अंदर एक सामूहिक वर्गीय चेतना पैदा हो जाती है। और उस चेतना का भी दो मरहले आप मानिए। एक चेतना है वो आर्थिक संघर्ष तक उनको लेकर के जाती है। उनका दिन प्रतिदिन मालिकों से टकराव होता है अपने कार्यस्थलों पर, तो उनको लगता है कि हमें इनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। अपने संघर्ष करते करते इसी व्यवस्था में वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इनसे हमारा
कोई मुक्ति नहीं हो सकती, मामूली राहत मिल सकती है जी। लेकिन मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति हमें अगर प्राप्त करनी है तो हमें इस संघर्ष को राजनीतिक संघर्ष में तब्दील करना करके पड़ेगा। सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके मूल में जो वर्ग चेतना की बात डॉक्टर साहब ने की है, वो कोई सामाजिक वर्ग नहीं है, जैसे जाति, धर्म, नस्ल, ऐसा कोई सामाजिक वर्ग नहीं है। ये आर्थिक हितों से निकला हुए वर्ग है। एक शोषण करने वाला वर्ग है, एक शोषण का शिकार होने वाला वर्ग है। तो एक मेहनत कश वर्ग है जो मेहनत करता है लगातार और उत्पादन में सहयोग करता है, उसको बढ़ावा देता है, और दूसरा सिर्फ पूंजी लगा के और उस उनके उत्पादन का बड़ा हिस्सा ले जाता है, छीन लेता है। तो ये जो वर्ग है, ये जो हितों का टकराव है, इसको वर्ग चेतना शायद भगत सिंह ने भी कहा भगत सिंह है। कहते हैं, और भगत सिंह कहते हैं कि संसार में जो क्रियाकलाप है अगर हम उनकी जड़ में जाएं तो उनके पीछे आर्थिक हित होते हैं। और यहाँ पर वो मार्क्स का भी जिक्र करते हैं जी। वो कहते हैं मार्क्स के भी जो 3 सिद्धांत हैं उनमें से एक सिद्धांत ये है। तो मार्क्स के 3 सिद्धांतों की तरफ इंगित करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि भगत सिंह ये संभवतः अपने लेख की सीमाओं में उल्लेख ना कर पाए हों, हाँ। लेकिन वो ये थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो मार्क्स का बेशी मूल्य का सिद्धांत था, हाँ जी। जो मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या थी, और ये कि किसी भी समाज की जो नींव है वो उसकी जो आर्थिक बुनावट है, जो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो उसकी नींव होती है, उसमें नहीं। ठीक है। मतलब मनुष्य के जो उत्पादन के ढंग जो है वो उसकी चेतना को निर्धारित करता है। चेतना इसके विपरीत उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती। ये बात भगत सिंह समझते हैं और वो कहते हैं कि देखो कितनी गूढ़ बात है कि मनुष्यों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। और गरीब मेहनत कशों और मजदूरों को समझा देना चाहिए, किसानों को समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, तुम्हें इनके हथकंडों से बचना चाहिए, इनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए। और फिर और आप देखो अगले सेंटेंस में भगत सिंह कहते हैं वो एक सही मायने में अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। जी जी जी। वो कहते हैं कि दुनिया भर के मेहनत कशों के, मजदूरों के, उनके हित एक हैं। उनको अपने जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, इवन राष्ट्र, इन सारे भेदभावों को मिटा करके एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के सरकार की ताकत अपने हाथ में लेनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि इससे तुम्हारा, समझाते हैं, इससे तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी, इससे जो तुम्हारे सहस्रों पूंजीवादी बंधन की जंजीरें जो तुम्हारे हाथों से लेकर पांवों तक पड़ी हुई हैं, बेड़ियां जो पड़ी हुई वो कट जाएंगी और तुम्हारी आर्थिक स्वतंत्रता होगी, तुम्हें आर्थिक मुक्ति हासिल हो जाएगी। इसके कुछ उदाहरण भी दिए, इसके वो 2 एग्जाम्पल देते हैं, देखो कंक्रीटली जी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और एक भारत का भी। वो कहते हैं कि रूसी क्रांति से पहले जब जारशाही का दौर था, रूस एक बहुत विशाल देश था, वहाँ अनेक धर्म, अनेक राष्ट्रीयताएं जी, बिल्कुल। और वो धार्मिक लोग, और रूस पूरे यूरोप में सबसे गरीब मुल्क था। और जारशाही का इतना शोषण और दमन था कि लोग उसको ना समझने की स्थिति के चलते आपस में ही वो दंगा फिसाद करते थे, जुतम पेजार करते थे। हाँ। भगत सिंह ये काम करती है। और भगत सिंह कहते हैं कि जो ही वहां पर जब से श्रमिक शासन कायम हुआ तब से वहां पर एक बार भी दंगा नहीं। ये रूस की बात कहते हैं। और ऐसे ही इंडिया में वो कैलकाटा का एग्जाम्पल देते हैं कि कैलकाटा में जब दंगे हुए तब मजदूरों ने उन दंगों में कोई भाग नहीं लिया, बल्कि न सिर्फ भाग नहीं लिया, उन्होंने ट्रेड यूनियन में संगठित मजदूरों ने दंगों को रोकने का भरसक प्रयास किया। और वो कहते हैं ये वर्ग चेतना का ही सुंदर रास्ता है जो लोगों को आपस में लड़ने से रोक सकता है। डॉक्टर साहब, भगत सिंह 23 साल की उम्र में तो शहीद ही हो गए थे, उससे पहले का लेख ये लिखा हुआ है जी। तो कितना पढ़ा होगा उन्होंने, और उस समय की जो शिक्षा थी वो किस तरह का युवा तैयार कर रही थी, इसकी भी झलक उन्होंने इस लेख में दी है। एक आशा की किरण उन्होंने युवाओं में दिखाई है कि युवा जो है वो आशा की किरण की तरह से है,
जबकि हम आज के युवा की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में आएंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति ज़्यादा खराब है उस समय के युवा की बदौलत। तो क्या उन्होंने युवाओं से किस तरह की आशा की बात की थी? भगत सिंह की दृष्टि बहुत व्यापक थी और वो देख रहे थे कि देश में अब जो नया जो यूथ उभर रहा है वो अब लोगों को धार्मिक नजरिए से नहीं देखता, बल्कि उनको इंसान के नजरिए से, इंसानियत के नजरिए से देखता है। वो उनको धर्मजन के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो उनको एक भारतीय के रूप में देखता है, एक नागरिक के रूप में देखता है, कि इंसान के रूप में देखता है। और इस प्रकार जो धर्म एक दूसरे को लड़ना सिखाते हैं, जो धर्म एक दूसरे से वैर करना सिखाते हैं, वो ऐसे धर्मों से दूर हट रहे हैं। और वो भगत सिंह कहते हैं कि ये हमारे लिए एक बड़ा आशा की किरण है और भारत के सुनहरे भविष्य की तरफ इंगित करता है। लेकिन अभी की स्थिति जो है वो ज़्यादा खराब हो गई है, क्योंकि यूथ को वापस उन्हीं परंपरावादी जो जंजीरें जो आप जिनका जिक्र आपने किया उसमें जकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। धर्म की उन्होंने बात की कि कैसा धर्म होना चाहिए, धर्म और राजनीति का क्या रिश्ता होना चाहिए। इसका उदाहरण भी उन्होंने 1914-15 के जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बताया। दंगों को रोकने का एक उपाय बताया उन्होंने कि लोगों में वर्ग चेतना फैलाने की जरूरत है जी। दूसरा उपाय उन्होंने बताया कि धर्म को हम राजनीति से अलग रखें। धर्म सरबत को, सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देता। धर्म का राजनीति के साथ कोई घालमेल नहीं होना चाहिए। और इसका दृष्टांत वो देते हैं कि जो गदर आंदोलन था जी, गदर के शहीदों का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि गदर आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। अब से पहले, गदर मूवमेंट से पहले भारत का जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो धार्मिक मनोभूमि पर टिका हुआ था जी। ये गदर आंदोलन के कार्यकर्ता थे, नेता थे, जिन्होंने पहली बार इस देश में धर्म को राजनीति से अलग किया। अब देखिए, सिख सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराबा, बाबा ज्वाला सिंह जी गदर आंदोलन में, वहीं लाला हरदयाल, पंडित काशीराम, वहीं बरकतुल्ला, रहमत अली, मतलब सिख हिंदुओं से बढ़कर के, हिंदू मुस्लिमों से बढ़कर के सभी एकजुट और एक जान। और उनमें यूं होड़ लगती थी कि हम आपसे ज्यादा कुर्बानियां, क्योंकि उस आंदोलन ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। सबका बस एक ही मकसद था, देश के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना, कुर्बानी देना और देश को आजाद करना। और यहाँ पर भगत सिंह का इस मायने में मैं कहता हूँ कि एक आजादी के आंदोलन के जो अन्य महान नेता थे उनसे एक मायने में मैं उनको एक ऊंचे पायदान पे इसलिए भी रखता हूँ कि वो राष्ट्रीय चेतना के अलावा लोगों में वर्ग चेतना की जरूरत पर बहुत ध्यान देते हैं, ताकि ना सिर्फ अंग्रेज यहाँ से जाएं, बल्कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ पर पूंजीवादी शासन कायम ना हो, मजदूर वर्ग की सत्ता आए। तो पूरे लेख का लबोलवाब अंत में भगत सिंह कहते हैं कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारे देशवासी, हमने जो इन सांप्रदायिक दंगों के इलाज के बारे में अपनी बात रखी है, इसके ऊपर गौर करेंगे और इसको जन जन तक ले जाएंगे, ताकि एक आत्मघाती दौर से जो हमारा देश गुजर रहा है उससे हम उबर पाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बात कही। और जो भगत सिंह ने चाहा था, युवाओं से एक उम्मीद की थी, और ये जो जन जन तक ले जाने की बात, उनके विचारों को ले जाने की बात भी उन्होंने की, तो वो आप जैसे लोग लगे हुए हैं लगातार पूरी ताकत से। तो दोस्तों, ख़ास तौर पे युवाओं से एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि भगत सिंह के रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो ऐसा माहौल तैयार करना होगा कि दंगे हों ही ना। मतलब दंगे रोकने की बात नहीं है, वो तो रोकने की बात तो तब होती है दंगे हो जाएं, उसको रोका जाए, ये तो एक बात है। लेकिन भगत सिंह तो ये चाहते थे कि ऐसा समाज बने
ऐसा सहिष्णु समाज बने, एक दूसरे के बारे में सोचने समझने वाला समाज बने कि दंगों की जगह ही पैदा ना हो, वो बिल्कुल ऐसी सुनी जमीन आ जाए दंगों के नाम पे, छिन्न मूल हो जाए। और ये भगत सिंह ने लिखा था 1928 में, आज से लगभग 100 साल पहले। तब के हालात जैसे थे, आप आज के हालात से जरूर उनकी तुलना कीजिए कि आज के हालात कैसे हैं। मुझे लगता है कि आज के हालात ज्यादा बदतर है, क्योंकि उस समय तो जो सत्ता थी वो अंग्रेज सत्ता थी। 1947 के बाद तो हमारी सत्ता है, भारतीयों की सत्ता है, और भारतीयों की सत्ता होने के बावजूद अगर दंगे हुए, वो हो रहे हैं, तो ये ज्यादा हम सब के लिए शोचनीय है, चिंता की बात है। तो दोस्तों, टी शर्ट पे भगत सिंह की फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। भगत सिंह के विचारों को जानना पड़ेगा अगर हम उनके सपनों का देश बनाना चाहते हैं, एक शोषण मुक्त, न्याय पर आधारित और जो सबके हित की कामना करता है, सबके भले की कामना करता है, ऐसा देश अगर हम बनाना चाहते हैं तो जाहिर है कि भगत सिंह के विचारों तक पहुंचना पड़ेगा। और विचारों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके विचारों को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें, उनके लेखों को पढ़ें। बहुत लिखा भगत सिंह ने, और पढ़ें नहीं तो सुने। एक शताब्दी पूर्व ये लेख लिखा गया था, 1928 की बात है। अब हम 2025 में हैं। स्थितियां दुनिया भर में बद से बदतर होती जा रही हैं, और हताश और निराश युवक जो है वो अपनी उथल पुथल करने की भरसक कोशिश कर रहा है, पुराने को ढा रहा है, समझ गए, लेकिन एक रास्ता नहीं मिल रहा कि किस नए का सृजन किया जाए, किस नए का। और उसके लिए शहीद भगत सिंह के विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल, कि सामाजिक पतन को अगर हमें रोकना है, और भगत सिंह को हम अपना आदर्श मानते हैं, उनकी कुर्बानी का जो जज्बा था, उनकी कुर्बानी जो उन्होंने दी थी इतनी छोटी उम्र में, उसका कोई सम्मान अगर हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भगत सिंह और दूसरे जो क्रांतिकारी रहे हैं, शहीद रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, उनके विचारों को जाने समझें। तो युवाओं को चाहिए कि वो भगत सिंह के लेखों को पढ़ें, सामूहिक तौर पर उन पर चर्चा करें, और वर्तमान समय में उनकी कितनी सार्थकता है, प्रासंगिकता है, इस पर बहस करें, और उनके विचारों को धरातल पर उतारने की कोशिश करें, क्रियाशील हो। आपने हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो इस महती कार्य में शहीद के चिंतन का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, ये आपका एक, मैं कहता हूँ कि अनुपम योगदान है। डॉक्टर साहब, ये तो जिम्मेदारी है हमारी जी। उस जिम्मेदारी में थोड़ा सा अंश हम डाल रहे हैं, और ये सब डालेंगे तो ज़रूर एक बेहतर समाज, न्यायपूर्ण समाज हम बना पाएंगे। शुक्रिया।